हेलो साथियों, स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी पर। तो अपनी बात कर रहे थे दोस्तों ताप और ऊष्मा के बारे में, और इसकी क्लास हमने देखी। ताप के बारे में पहले हमने एक क्लास देखी और उसके बाद अपने ऊष्मा के बारे में एक क्लास देखी थी। और आज अपने चर्चा करने वाले हैं इन टॉपिक से आए हुए जो प्रश्न है जो पीछे की परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही उन प्रश्नों के ऊपर भी चर्चा करेंगे जो आने वाली परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे, आने वाली परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण बनते हैं। उन प्रश्नों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो जल्दी से इस क्लास को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस क्लास से जुड़े और अपना कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर सकें। अगर आपने इसकी थ्योरी वाली जो क्लास है नहीं लगाई है किसी विद्यार्थी ने, तो पहले प्ले लिस्ट में जाके उस थ्योरी वाली क्लास को आप अवश्य लगाएं ताकि आप थ्योरी को कंप्लीट से अच्छे से तैयार कर सकें। और उसके बाद आप इसका सेट लगाएं और सेट लगाने से ही आपकी जो तैयारी है उसको बेहतर किया जा सकता है। तो किस तरीके से इसमें क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों को देखना है आपने। तो क्वेश्चन कौन से हैं, चलते हैं क्वेश्चनों के ऊपर अपने। तो क्वेश्चन आ जाते हैं अपने पास से। पहला क्वेश्चन कौन सा आ जाता है अपने पास से? पहला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा तापमान संभव नहीं है। ये देखो पीछे की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है कि इसमें से आपको 4 टेम्परेचर दे रखे हैं और इनमें से ऐसा कौन सा है जो पीछे की परीक्षा के अंदर पूछा हुआ है, और इनमें से आपको बताना है कि तापमान संभव कौन सा नहीं है। तो हम जानते हैं फ़ारेनहाइट जो है ये माइनस में होता है, ये तो यस है, और ये सेंटीग्रेड भी माइनस में होता है, यस है। केल्विन जो है माइनस में नहीं होता देखो, और ये प्लस है ही, ये तो प्लस होता ही है। तो कौन सा आ जाएगा? 3 नंबर, यानी कि -8 डिग्री केल्विन जो है ये नहीं संभव है। ओके, हाँ जी। दूसरा, 1 जूल तुल्य होता है। 1 जूल किसके बराबर होता है? 1 जूल जो है वो किसके बराबर होता है ये बताना है अपने को। 1 जूल जो है वो किसके बराबर होता है? देखो 1 जूल जो है वो किसके बराबर होता है? तो 1 जूल किसके बराबर था? देखो अपने पढ़ा था कि 4.2 कैलोरी जो है, 4.2 कैलोरी जो है वो किसके बराबर था? वो बराबर था 1 जूल के। याद करो किसके बराबर था? 1 जूल के। किसके बराबर था? 1 जूल के बराबर था। तो कौन सा आ जाएगा अपने पास? 4.2 कैलोरी नहीं, ये था अपने पास से 1 कैलोरी था। वो क्या था? 1 कैलोरी था। याद करो 1 कैलोरी जो है, 1 कैलोरी जो है वो बराबर था 4.2 जूल के। किसके बराबर बताया था मैंने कि 1 कैलोरी जो होती है वो कितने जूल के बराबर होती है? 4.2 जूल के बराबर होती है। तो अपने से पूछा है 1 जूल बराबर, तो 1 जूल निकालने के लिए देखो 4.2 गुणा में इसके, तो इसके भाग में आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? यानी कि 1/4.2 कैलोरी जो है वो बराबर आ जाएगा किसके? 1 जूल के। किसके बराबर आ जाएगा? 1 जूल के बराबर आ जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? 1/4.2 कैलोरी। क्या आ जाएगा? 1/4.2 कैलोरी। याद रखना है कि 1 कैलोरी है उसमें कितने जूल होते हैं? 4.2 जूल होते हैं। तो ये पीछे की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान से देखना है। नेक्स्ट देखो, किसी स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप जो है वो लगभग कितना होता है? जो ताप होता है वो कितना होता है? तो मैंने आपको बताया था, ये देखो 37 वाला आंकड़ा दे रखा है आपको। तो 37 से जो आंकड़ा था वो किसमें था? वो डिग्री सेल्सियस में पढ़ा था हमने। किस में पढ़ा था? डिग्री सेंटीग्रेड में पढ़ा था। जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ये मनुष्य का जो तापमान है वो शरीर का तापमान होता है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा है। वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा जो होती है वो क्या होती है? ताप की वह मात्रा जो 10 ग्राम द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक होती है। या फिर ताप की वह मात्रा जो 1 लीटर द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक होती है। या फिर ताप की वह मात्रा जो 1 मिली द्रव को वायुमंडलीय दाब
और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक होती है, या फिर ताप की वह मात्रा जो 1 किलोग्राम द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक होती है। इसमें से आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 में से वाष्पीकरण की जो गुप्त ऊष्मा है वो कौन सी है ये बताना है। तो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा अपने जानते हैं, 1 किलोग्राम द्रव लेते हैं अपनी, कितना, 1 किलोग्राम द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में बदलने की जो प्रक्रिया होती है वो ही क्या होती है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा होती है। कौन सी होती है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा होती है। नेक्स्ट देखें, 1 किलोग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक जो ऊष्मा होती है वो कितनी होती है, यानी कि कितनी ऊष्मा चाहिए अपने को भी 1 किलोग्राम पानी है और उसका जो तापमान है उसको हमें 1 डिग्री सेल्सियस तक के बढ़ाना है। कितना, 1 डिग्री सेल्सियस तक के बढ़ाना है। तो अपने अच्छे से जानते हैं जब 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए अपने को ऊष्मा कितनी चाहिए, 1000 कैलोरी चाहिए। कितनी चाहिए, 1000 कैलोरी चाहिए, याद रखना है। नेक्स्ट है, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, हमने पढ़ा था सेल्सियस में कितना, 37 डिग्री पढ़ा था। देखो कितना, 37 डिग्री। ये पीछे भी क्वेश्चन आया, ये वो क्वेश्चन है जो पीछे की परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न है, पीछे की परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न है, उन प्रश्नों के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं अपनी पहले। हाँ जी, नेक्स्ट है, परम तापक्रम पैमाना कौन सा है, परम तापक्रम पैमाना कौन सा है, सेल्सियस वाला है या फारेनहाइट है या केल्विन है या फिर ये सारे हैं। जो परम तापक्रम का, यानी कि परम तापक्रम का जो पैमाना माना था हमने, उसको किसको माना जाता है, मैंने आपको अच्छे से कहा था, केल्विन जो होता है, केल्विन पैमाना जो है ये परम तापक्रम का पैमाना माना जाता है। कौन सा पैमाना, केल्विन वाला, याद रखना है। फिर कह रहा है, किलो जूल प्रति केजी इकाई में सर्वाधिक ऊष्मीय मान वाला ईंधन सीएनजी है या एलपीजी है या फिर पेट्रोल है या हाइड्रोजन है। आपको मैंने अच्छे से बताया था ऊष्मीय मान वाला कौन सा है, हाइड्रोजन। देखो कौन सा गैसीय अवस्था वाला होता है, ध्यान रखना है, कौन सा गैसीय अवस्था वाला होता है, ध्यान रखना है। तो इनमें गैसीय अवस्था किसकी है, हाइड्रोजन की है, तो हाइड्रोजन आएगा। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है, लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया जाता है, इसका दूसरा सिरा जो है वो क्या हो जाएगा, देखो संवहन प्रक्रिया के कारण ठंडा हो जाएगा, संवहन प्रक्रिया के कारण क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। क्या ऐसा होता है, मैंने आपको बताया था जो फ्रीजर होता है उसमें ठंडक वाला है वो कहां लगा होता है, ऊपर लगा होता है, और नीचे का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, गर्म होता है। तो ये निम्न से उच्च की ओर जाता है, यानी कि उसको ठंडा करता है, फिर वो ऊपर जाके टकराता है और टकराने के बाद फिर वापस नीचे जाएगा, तो नीचे की वस्तुओं को क्या कर देता है, ठंडा कर देता है। अब चम्मच से हम ऐसे डुबोएंगे तो ताप तो ऊपर रह गया, देखो ताप जो है वो ऊपर रह गया और ठंडा नीचे आ गया, तो दूसरे सिरे पे क्या रहेगा, संवहन वाली प्रक्रिया नहीं लगेगी। विकिरण प्रक्रिया के कारण ठंडा, विकिरण तो ताप वाला है तो इसके कारण नहीं आएगा। चालन प्रक्रिया के कारण ठंडा हो जाएगा, चालन प्रक्रिया के कारण ठंडा हो जाएगा, चालन प्रक्रिया भी नहीं आएगी, चालन प्रक्रिया भी नहीं आएगी। दूसरा ठंडा नहीं होगा, हाँ ठंडा नहीं होगा, वो दूसरा सिरा ठंडा नहीं होगा। अगर एक ठंड वाला ऊपर है और गर्म नीचे है फिर ठंडा हो जाता, वो समझ गए। हाँ जी। नेक्स्ट देखें, पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक है, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक है कौन सा है ये बताना है आपको। जूल प्रति कैलोरी है या जूल प्रति ग्राम है या किलो कैलोरी है या फिर किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम इनटू डिग्री सेल्सियस है। तो विशिष्ट ऊष्मा का क्या था, किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम इनटू डिग्री सेल्सियस था, याद करें। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है, किसी वस्तु को उसके ताप परिवर्तन के लिए दी गई ऊष्मा निर्भर नहीं करती है, किस पर निर्भर नहीं करती है ये बतानी है आपको। वस्तु के द्रव्यमान पर, वस्तु के ताप परिवर्तन पर, वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर या फिर वस्तु के आयतन पर। इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें ऊष्मा जो है वो निर्भर नहीं करती है, द्रव्यमान है, ताप है, पदार्थ की प्रकृति है या फिर आयतन है, या फिर क्या है, आयतन है। इनमें से किस पर निर्भर नहीं करती है, तो अपने अच्छे से जानते हैं द्रव्यमान पर ये निर्भर करती है,
इस पर तो करती है, और ताप पर तो उष्मा निर्भर करेगी भी। कम ताप होगा तो कम उष्मा है, अधिक है तो अधिक उष्मा। पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करती है, आयतन पर निर्भर नहीं करती है, आयतन पर ये निर्भर नहीं करती है, ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है 25 डिग्री सेंटीग्रेड वाला 10 किलोग्राम पानी 10 डिग्री सेंटीग्रेड वाले 5 किलोग्राम पानी में मिलाया जाता है तो मिश्रण का अंतिम ताप होगा, अंतिम ताप होगा। ये देखो उष्मा संरक्षण नियम पर आधारित है। किस पर है? उष्मा संरक्षण नियम पर आधारित है। यहां ध्यान दें, अपने पास है पहला कितना है, देखो द्रव्यमान कितना है, m1 तो है देखो अपने पास 10 kg, और पहला जो टेम्परेचर है T1 वो कितना है अपने पास है 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, और दूसरा जो द्रव्यमान है उसको अपने m2 ले लेते हैं, ये कितना है अपने पास 5 kg है देखो, और जो टेम्परेचर है दूसरा वो कितना है 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। हमने जो उष्मा संरक्षण का नियम पढ़ा था, कौन सा उष्मा संरक्षण का नियम पढ़ा था, वो क्या था? उष्मा संरक्षण का नियम, उष्मा संरक्षण का नियम, संरक्षण का नियम क्या था अपने पास है? उष्मा संरक्षण का नियम क्या था अपने पास है? हमने पढ़ा था m1c इंटू में हमने क्या पढ़ा था? टेम्परेचर लिया था। कौन सा टेम्परेचर है? T1 माइनस ए TF, T1 माइनस ए TF बराबर था m2c इंटू में TF माइनस T2, TF माइनस ए T2। TF क्या है यहाँ पर? अंतिम ताप है, ध्यान रखना है। TF क्या होता है? अंतिम ताप होता है। TF क्या होता है? अंतिम ताप होता है। ओके, जो अंतिम ताप अपने को चाहिए देखो इस मिश्रण का, जब मिलाने के बाद जो तापमान आएगा। और C दोनों में समान है, C दोनों में समान है, अपने नहीं लेते होते हैं, याद करो। तो m1 कितना है देखो 10, और T1 कितना है? T1 है 25, TF अपने को ज्ञात करना है देखो, और m2 कितना है देखो 5, और TF अपने को ज्ञात करना है। माइनस T2 कितना है 10, T2 कितना है 10, 10 का अंदर गुणा करेंगे तो ये बन गया देखो 250 माइनस से 10 TF आ गया, बराबर है 5 TF माइनस से 50 हो गया। देखो 10 5 50। अब TF वालों को एक तरफ कर लो और जो संख्या है उनको एक तरफ कर लेते हैं। तो 250, ये 50 इधर लाए तो प्लस का 50 बराबर में 5 TF, और ये 10 इधर आके किसका हो गया देखो प्लस का 10 TF हो गया। ये देखो कितना बन गया 250 और 50 हो गया अपने पास है 300, कितना आ गया 300। और ये देखो 5 और 10 कितने हो गए 15 TF आ गया। अपने को तो TF चाहिए तो 15 गुणा में तो भाग में भेज देंगे, तो TF क्या आ जाएगा देखो अपने पास है 300 बटा 15, 300 बटा में क्या आ जाएगा 15, 15 का भाग देंगे 15 दुए 30 और 0 का 0, यानी कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। देखो कितना आएगा अंतिम ताप है 20 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, कितना आ जाएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरीके से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर। इस टाइप से आपको अलग अलग द्रव्यमान देके और उनका टेम्परेचर है वो भी अलग अलग देके अंतिम ताप आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है बर्फ के पिघलने पर क्या होता है? उसका ताप कम हो जाता है, उसका ताप बढ़ जाता है, वह उष्मा देता है, वह उष्मा लेता है पर ताप स्थिर रहता है, वह उष्मा लेता है और ताप स्थिर रहता है। तो कौन सा होता है? याद करें, वह उष्मा ग्रहण करता है और टेम्परेचर उसका क्या रहता है? स्थिर रहता है। क्या रहता है? स्थिर रहता है, ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देखें, 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले 20 ग्राम पानी को बर्फ में परिवर्तित करने पर प्राप्त उष्मा होगी। इस पर उष्मा कितनी होगी ये बतानी है, उष्मा बतानी है अपने को। क्या बतानी है? उष्मा बतानी है। अपने पास टेम्परेचर क्या है 0 डिग्री है, देखो क्या है 0 डिग्री ताप दे रखा है अपने को। ताप कितना दिया हुआ है? 0 डिग्री दे रखा है। जब ताप 0 डिग्री हो, ताप क्या हो 0 डिग्री हो, तो हमारा हिमांक बिंदु लेते हैं। इस पर हिमांक जो बिंदु होता है वो क्या होता है? हिमांक बिंदु, हिमांक जो बिंदु था अपने पास वो कितना था 80 कैलोरी
प्रति ग्राम था, 80 कैलोरी प्रति ग्राम, याद करो 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। हिमांक बिंदु जो होता है, हिमांक बिंदु जो होता है वो कितना, 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। ओके, हमने उष्मा क्यू बराबर पढ़ा था, उष्मा क्यू बराबर पढ़ा था हमने, क्या था कि द्रव्यमान यानी जितना द्रव्यमान अपने को दे रखा है, जितना द्रव्यमान दे रखा है वो आ जाएगा द्रव्यमान इनटू में हिमांक बिंदु लेते हैं, इनटू में क्या लेते हैं अपने, हिमांक बिंदु। द्रव्यमान कितना दिया हुआ है देखो 20 ग्राम, और इनटू में हिमांक कितना है देखो 80 कैलोरी प्रति ग्राम। इस ग्राम से तो ये ग्राम कैंसिल हो गया देखो, और इसको गुणा करेंगे 8 दूए 16 यानी 1600 कैलोरी, क्या आ गया 1600 कैलोरी आ जाएगा। देखो कितना आ जाएगा 1600 कैलोरी, याद रखना है। ओके हाँ जी, नेक्स्ट है 1080 कैलोरी उष्मा उबलते हुए पानी को देने पर बनने वाली भाप की मात्रा होगी। भाप की जो मात्रा है वो कितनी होगी ये बताना है, भाप की जो मात्रा है वो कितनी होती है। तो भाप की मात्रा ज्ञात करने के लिए हमें पता होना चाहिए क्या, जो पानी की गुप्त वाष्पीकरण उष्मा थी वो कितनी थी। पानी की गुप्त वाष्पीकरण उष्मा, गुप्त वाष्पीकरण जो उष्मा होती है वो कितनी होती है, वाष्पीकरण उष्मा। पानी की गुप्त वाष्पीकरण उष्मा आपको याद रखनी है कितनी होती है, 540 से 540 कैलोरी प्रति ग्राम, कैलोरी प्रति ग्राम होती है, ये याद रखनी है आपको। ओके, और अपने पास जो उष्मा है, उष्मा जो है क्यों ये दे रखा है अपने को 1080 कैलोरी, कितना दे रखा है 1080 कैलोरी दे रखा है, देखो 1080 कैलोरी दे रखा है। ओके, हमने पढ़ा था क्यू बराबर एम इनटू में जो गुप्त उष्मा होती है, जो गुप्त उष्मा होती है इसका इनटू करते हैं अपने, गुप्त उष्मा का क्या करते हैं अपने, इनटू करते हैं। देखो गुप्त उष्मा का क्या करते हैं, गुणा करते हैं, याद करो। अपने को क्यू दे रखा है 1080, ये अपने को एम ज्ञात करना है, यानी कि भाप की मात्रा जो है वो ज्ञात करनी है, और ये इनटू में है तो ये इसके भाग में आ जाएगा। देखो ये कितनी होती है 540, तो 0 से 0 54 दुए 108, तो कितनी आ जाएगी 2 ग्राम आ जाएगी। देखो कितनी आ जाएगी 2 ग्राम, याद रखना है कितनी आ जाएगी 2 ग्राम आ जाएगी, कितनी 2 ग्राम। ओके, तो इस तरीके से आपने कुछ आंकड़े जो है वो याद रखने हैं वाष्पीकरण की। जैसे गुप्त उष्मा है तो ये 540 कैलोरी प्रति ग्राम होती है, याद रखनी है। हिमांक बिंदु जो होता है 80 डिग्री पर 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है गर्मियों में वाहनों के ट्यूब के अचानक फटने का कारण जो होता है वो क्या होता है, अचानक जो फट जाते हैं उनका कारण क्या है। ट्यूब में भरी हवा का सिकुड़ जाना, वायु दाब का घट जाना, ट्यूब में भरी हवा का उष्मा पाकर फैलना, या ट्यूब में भरी हवा में ऑक्सीजन अधिक होना। तो कौन सा होता है, गर्मी है, गर्मी होगी तो हवा उष्मा पाकर क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। देखो तो फैलेगी तो वो क्या हो जाएगा, फट जाएगा, क्या हो जाएगा, फट जाएगा। समझ गए हाँ जी। ठोस में उष्मीय प्रसार का उदाहरण है, ठोस में उष्मीय प्रसार का उदाहरण कौन सा इनमें से, हमने उष्मीय प्रसार पढ़ा ठोस के अंदर। देखो गर्म जल में रखने पर तापमापी में पारे का ऊपर चढ़ना, ये तो ठोस है ही नहीं, ठोस है ही नहीं, ये तो नहीं है। धूप में रखे गुब्बारे का फूटना, ये भी नहीं है। देखो गुब्बारा में हवा है बहुत, है ना। एल्कोहल तापमापी से ताप ज्ञात करना, ना ये भी नहीं है। लकड़ी के पहिए पर लोहे की हाल चढ़ाना, हाँ ये क्या है, उष्मीय प्रसार का उदाहरण है। समझ गए हाँ जी। नेक्स्ट देख लो, सामान्यतः गर्म करने पर उष्मीय प्रसार सबसे कम होता है। सबसे कम किस में होता है, देखो सबसे कम ठोस में होता है, या द्रव में होता है, या गैस में होता है, या सब में समान होता है। मैंने आपको अच्छे से कहा था कि जो उष्मीय प्रसार है, उष्मीय प्रसार का क्वेश्चन आपने अच्छे से तैयार करना है, और इसमें 2 ही प्रश्न बनते हैं, अधिकतम किसमें होता है और निम्नतम किसमें होता है। अधिकतम किसमें होता है और निम्नतम जो है वो किसमें होता है, ये ध्यान रखना है। तो मैंने आपको बताया था ठोस में कण क्या होते हैं, पास पास होते हैं, कण क्या होते हैं, पास पास होते हैं। तो उसमें जो असामान्यता है वो क्या होगी,
कम होगी। और गैस में देखो कण क्या होते हैं, ज्यादा दूर दूर होते हैं, इसका मतलब इनमें अस्त व्यस्तता ज्यादा होगी। और अस्त व्यस्तता ये क्या है, ऊष्मीय प्रसार है ना। तो अस्त व्यस्तता ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, ऊष्मीय जो ज्यादा है वो तो किस में होगा, गैस में, और कम किस में होगा, कम किस में होगा, ठोस में। तो अपने को कौन सा पूछा है, कम, तो कौन सा आ जाएगा, ठोस। किस में आ जाएगा, ठोस में। ओके, हाँ जी। सूर्य से पृथ्वी तक, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश ऊर्जा किस विधि द्वारा प्राप्त होती है, मैंने आपको बताया था अच्छे से, किस विधि द्वारा, विकिरण विधि द्वारा पहुंचती है। कौन सी विधि, विकिरण विधि द्वारा पहुंचती है। नेक्स्ट है, निम्न में से असत्य कौन सा है, निम्न में से असत्य जो है इनमें से कौन सा है, असत्य कौन सा है ये बताना है। कोई वस्तु कितनी गर्म है इसकी जानकारी तापमापी द्वारा प्राप्त होती है, बिल्कुल तापमापी द्वारा प्राप्त होती है, ये तो राइट बात है। बिना किसी माध्यम द्वारा उष्मा स्थानांतरण के प्रक्रम को संवहन कहते हैं, नहीं संवहन नहीं कहेंगे, संवहन नहीं कहेंगे, है ना। दूसरा, हल्के रंगों के, आगे चलते हैं, देखो हल्के रंगों के वस्त्रों की अपेक्षा गहरे रंग के वस्त्र उष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं, बिल्कुल करते हैं, याद करो, सफेद और काले वाला, सफेद और काले वाला। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है, स्टील की एक डंडी चम्मच, जो ठंडी चम्मच है, ठंडी चम्मच गर्म दूध के प्याले में रखी गई है, ये अपने दूसरे सिरे तक उष्मा का स्थानांतरण चालन प्रक्रम द्वारा करती है, बिल्कुल चालन प्रक्रम द्वारा पहुंचा देती है। तो कौन सी है, कौन सी आ जाएगी, 2 नंबर असत्य है। देखो इसका, बिना किसी माध्यम द्वारा उष्मा स्थानांतरण के प्रक्रम को क्या कहते हैं अपने, विकिरण। कौन सा कहा था, विकिरण कहा था। देखो विकिरण में अपने को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट था, ठोस में उष्मा स्थानांतरित होती है चालन द्वारा, संवहन द्वारा, विकिरण द्वारा। तो हमने अच्छे से पढ़ा था, चालन द्वारा होती है, ये ठोस वाली है, यानी ठोस में चालन द्वारा था। द्रव और गैस में, द्रव और गैस कौन से में था, संवहन में, संवहन में। और इसमें कोई माध्यम नहीं होता है, कोई माध्यम नहीं होता है, कोई माध्यम नहीं होता है। ओके, हाँ जी। ये देखो पूरी बात आ गई इस प्रश्न के अंदर, पूरी बातें आ गई। नेक्स्ट है, उष्मा के किस प्रकार के संचरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। फिर आ गया वो क्वेश्चन, देखो फिर वापस वो क्वेश्चन रिपीट हो गया। चालन में, संवहन में, चालन में होती है देखो ठोस की, संवहन में द्रव और गैस की, चालन संवहन दोनों में होती है, विकिरण में नहीं होती, विकिरण में नहीं होती है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देख लो, 30 डिग्री सेंटीग्रेड के 1 लीटर जल को 50 डिग्री सेंटीग्रेड के 10 लीटर जल के साथ मिलाया गया तो मिश्रण का ताप होगा। ये वही उष्मा संरक्षण पर ही है, उष्मा संरक्षण वाला ही है। ये देखो यहाँ M1 जो है, M1 कितना है, देखो 1 लीटर है, M1 कितना है, 1 लीटर हो गया देखो। और T1 कितना है, T1 देखो 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। और M2 कितना हो गया, M2 अपने पास देखो 10 लीटर हो गया, कितना आ गया, 10 लीटर आ गया। और T2 जो है, T2 कितना है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, कितना, 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, कितना हो गया, 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। ओके, हमने पढ़ा था M1C और ब्रैकेट में T1 माइनस TF बराबर में क्या था, M2C इंटू में क्या आ जाता है, TF माइनस T2। यही तो है उष्मा संरक्षण, उष्मा संरक्षण। ओके, हाँ जी। C दोनों में समान है, C दोनों में क्या आ जाएगा, समान, तो छोड़ देते हैं अपने। M1 कितना है देखो 1, T1 कितना है 30 माइनस TF अपने को बताना है। और M2 कितना है, M2F देखो 10 और TF अपने को बताना है। और T2 कितना है 50 है, देखो करो गुना, 1 को 30 से करेंगे 30 माइनस TF को 1 से करेंगे TF बराबर 10 को TF से करेंगे तो ये हो जाएगा 10 TF और 50 को करेंगे तो 500 हो गया। देखो इधर ये 30 पड़ा ही है, 500 इधर ले आओ, कितना हो गया, प्लस का हो गया, बराबर में क्या रह गया 10 TF। ये इधर लाएंगे तो प्लस का हो गया देखो TF। ये कितने हो गए, ये तो हो गए देखो 530, कितने हो गए 530। और ये कितने हो गए देखो 11 TF हो गए, कितने हो गए 11। इसका मतलब 11 गुणा में तो कहां जाएगा, भाग में, तो TF कितना आ जाएगा 530 बटे में 11, 11 का भाग लगाओ, 11 चौके 44,
11 चौके 44, कितने बच गए अपने पास है 9, ऊपर से 0, 11 आठे 88, कितना बच गया अपने पास है 2, पॉइंट लगा दें, फिर 0, 11 एकम 11, 9 बच गया, 11 आठे 88, यानी कि लगभग कितना आ रहा है 48.18 आ रहे हैं, लगभग कितना आ रहे हैं 48.18 आ रहा है देखो। और अपने को क्या बताना है 80 डिग्री नहीं है, 80 डिग्री नहीं है, 20 डिग्री भी नहीं है, 50 से अधिक है, 80 से कम है नहीं है, 50 से ज्यादा नहीं है, 30 से अधिक है, 30 और 50 के बीच, हाँ ये देखो ये वाली बात आ रही है देखो, 30 और 50 के बीच में है, 48.18 है अपना, कितना आया 48.18। ओके हाँ जी, तो इस टाइप से भी प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट है 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप की लोहे की किसी गोली को कटोरी में भरे 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के जल में डुबोया गया है, इस प्रक्रिया में ऊष्मा क्या होगी, लोहे की गोली से जल की ओर स्थानांतरित होगी ना। देखो ये जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो निम्न से उच्च की ओर जाते हैं, ध्यान रखना है, यानी कि सॉरी उच्च वाला निम्न की ओर, उच्च तापमान है वो निम्न की ओर जाएगा। देखो अब इसमें तापमान क्या है, दोनों में समान है, तापमान दोनों में क्या है समान है, तो दोनों ही में मतलब कोई स्थानांतरण नहीं होगा, देखो कोई स्थानांतरण नहीं होगा, समान ताप है, तो ये वाली बात तो गलत होगी। और न तो लोहे की गोली से जल की ओर और न ही जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरित होगी, हाँ ये बात है, देखो दोनों में कुछ नहीं होगा, ये दोनों गलत हो गए, देखो ये दोनों गलत हो गए, यानी कि तापमान समान है, तापमान समान है इसका मतलब स्थानांतरण होगा ही नहीं, उसका स्थानांतरण होगा ही नहीं। देखो नेक्स्ट है किसी पदार्थ का क्रांतिक ताप, क्रांतिक ताप कौन सा होता है, जिस पर जल उबल जाता है, जिससे अधिक ताप पर गैसीय अवस्था में उस पदार्थ को कभी भी द्रवित नहीं किया जा सकता है, जिस पर गैस को द्रवित किया जा सकता है, जिस पर बर्फ पिघलने लगती है, इसमें से क्रांतिक ताप जो है वो कौन सा है ये बताना है, क्रांतिक ताप जो है वो कौन सा है ये बताना है अपने को। तो क्रांतिक ताप कौन सा होता है, क्रांतिक ताप जिस पर जल उबल जाता है, जिस पर जल उबल जाता है, जिससे अधिक ताप पर गैसीय अवस्था में उस पदार्थ को कभी भी द्रवित नहीं किया जा सकता है, वो कौन सा होता है, उसका क्रांतिक ताप होता है, कौन सा होता है क्रांतिक ताप होता है। नेक्स्ट ये तो वो प्रश्न थे अब तक हमने जो पीछे की परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न थे उनके ऊपर डिस्कस की। अब अपनी बात करेंगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आने वाली परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं या उससे जुड़े हुए प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, उनके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। पहला है देखो स्टेनलेस इस्पात की कढ़ाई में प्राय कॉपर की तली लगाई जाती है, किसकी, कॉपर की तली लगाई गई है, इसका कारण है तांबे की तली कढ़ाई को अधिक टिकाऊ बना देती है, ऐसा कढ़ाई देखने में सुंदर लगती है, स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का क्या होता है, अच्छा चालक होता है, ध्यान रखना है। ओके नेक्स्ट उष्मा का मात्रक है, उष्मा का मात्रक पूछा जा सकता है आपसे, उष्मा का मात्रक जो है वो पूछा जा सकता है आपसे डायरेक्ट सीधा प्रश्न। उष्मा का मात्रक देखो क्या होता है, कैलोरी होता है, डिग्री होता है, न्यूटन होता है या किलोग्राम होता है, तो अपने अच्छे से जानते हैं उष्मा का मात्रक क्या होता है, कैलोरी होता है, क्या होता है, कैलोरी होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए किसी वस्तु को दी जाने वाली उष्मा की मात्रा निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है ये बताना है, किस पर निर्भर करती है ये बताना है, केवल वस्तु के द्रव्यमान पर, वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर है, बिल्कुल वस्तु के पदार्थ की प्रकृति तथा उसमें की गई ताप वृद्धि पर, बिल्कुल इन पर भी करती है, यानी कि द्रव्यमान पर तो निर्भर करती है, अपने जानते हैं अच्छे से द्रव्यमान पर निर्भर कर रही है, प्रकृति पर भी निर्भर करती है देखो, और ताप पर भी निर्भर करती है, तो वस्तु के द्रव्यमान बिल्कुल, ताप वृद्धि बिल्कुल, पदार्थ की प्रकृति पर, हाँ ये वाली बात आएगी, देखो तीनों एक साथ आ गई ना, इनमें तो अलग अलग थी, देखो यहाँ तो दो दो दे दी और यहाँ अकेली थी, तीनों पर निर्भर करती है। अपने इससे जुड़ा हुआ पर्सन है, आया हुआ पर्सन जो था वो देखा था देखो, है ना। नेक्स्ट देखें 29 नंबर, सर्दियों में ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखकर आराम देते हैं, क्यों, ऊन उष्मा की कुचालक है तथा रेशों के मध्य की वायु चालक है, ऊन उष्मा की सुचालक है तथा रेशों के मध्य वायु कुचालक है,
ऊन उष्मा की कुचालक है, रेशों के मध्य वायु चालक है, या फिर ऊन उष्मा की कुचालक है और रेशों के मध्य वायु भी क्या है, कुचालक है। इसमें से कौन सा है जिसके कारण जो ऊनी कपड़े होते हैं वो सर्दियों में गर्म रहते हैं, सर्दियों में क्या रहते हैं, गर्म रहते हैं, ये बताना है। तो अपने अच्छे से जानते हैं ऊन जो होती है वो उष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है, और जो वायु भरी होती है वो भी क्या होती है, कुचालक होती है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखें, किसी वस्तु के गर्माहट या ठंडेपन का माप जो होता है वो क्या था। मैंने आपको जब टॉपिक शुरू किया था, इस टॉपिक के शुरू में इस क्वेश्चन को डाला था। देखो शुरू में ही इस परिभाषा को डाला था मैंने, शुरू में ही इस परिभाषा को डाला था। उष्मा नहीं कहते, हम क्या बोलते हैं उसको, ताप कहते हैं। क्या कहते हैं, ताप कहते हैं। दो वस्तु तापीय साम्य अवस्था में है तो इसमें समान है, दाब समान है, ताप है या आयतन है या उपरोक्त सभी है। देखो क्या बोल रही है, तापीय साम्य अवस्था में है तो समान क्या होगा, ताप होगा। देखो तापीय साम्य अवस्था में है तो क्या होगा, ताप समान होगा। नेक्स्ट देखें, पानी का त्रिक बिंदु, हाँ ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो त्रिक बिंदु पूछा जाता है, कई बार त्रिक बिंदु भी पूछ लिया जाता है, तो त्रिक बिंदु याद रखना अपनी, त्रिक बिंदु जो है वो आपने अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, 100 डिग्री, 273.16, 273.15 डिग्री। मैंने थ्योरी में इसको अच्छे से अंडरलाइन करके आपको बता रखा है कि त्रिक बिंदु क्या होता है, 273.15 केल्विन टेम्परेचर है, ये क्या होता है, त्रिक बिंदु होता है, पानी का याद रखना है। वह ताप जिस पर पानी की तीनों अवस्थाएं साम्य अवस्था में मिलती है कहलाता है। तीनों अवस्थाएं साम्य अवस्था में आ जाए तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, अरे उसी को तो त्रिक बिंदु कहते हैं, उसी को ही तो क्या कहते हैं, त्रिक बिंदु कहते हैं। इसीलिए तो इसका नाम त्रिक रखा गया कि तीनों अवस्थाएं क्या आ जाती है, साम्य अवस्था में। क्या आ जाती है, साम्य अवस्था में। ताप 37 डिग्री सेल्सियस फारेनहाइट में किसके बराबर होता है, फारेनहाइट में बराबर बताना है, तो आपको अच्छे से बताया था 37 डिग्री सेल्सियस से फारेनहाइट में किसके बराबर होता है, 98.6 डिग्री फारेनहाइट के क्या होता है, बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 98.6 डिग्री। नेक्स्ट है फारेनहाइट स्केल के उच्चतम स्थिर बिंदु और निम्नतम जो स्थिर बिंदु है के मध्य फारेनहाइट में अंतराल होता है। मैंने फारेनहाइट का आपको चित्र बताया था थ्योरी के अंदर है, और उस चित्र में आपको बताया था इनके अंदर बीच में जो लाइनें होती है वो लाइनें कितनी होती है, उसके हिसाब से ही तो वो बीच का अंतर आया ना। जो ऊपरी बिंदु है वो उच्चतम हो गया और जो नीचे का बिंदु था वो क्या हो गया, निम्नतम बिंदु हो गया। इनके बीच में जो लाइनें हैं वही तो, और एक लाइन 1 डिग्री को शो कर रही थी। एक लाइन किसको शो करती है, 1 डिग्री को शो करती है, ध्यान रखना है। किसको शो करती है, 1 डिग्री को। तो कितनी होती है, फारेनहाइट में 180 लाइनें होती है। कितनी होती है, 180 लाइनें होती है, ध्यान रखना है। कितनी लाइनें होती है, 180। वह कौन सा ताप है जिसका मान सेल्सियस पैमाने और फारेनहाइट पैमाने दोनों में समान होता है। अच्छे से बताया था आपको मैंने, अच्छे से बताया था। कितना था, -40 डिग्री। क्या था, -40 डिग्री। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट था परम शून्य 0 डिग्री केल्विन। वह ताप है जिस पर पदार्थ की उपस्थिति समाप्त हो जाती है, बर्फ पिघलती है, पानी जम जाता है, गैस का दाब और आयतन शून्य हो जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। इनमें से कौन सा है ये बताना है आपने, इनमें से कौन सा है ये बताना है। तो क्या था, परम शून्य, गैस का दाब और आयतन जो है वो क्या हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा गया था, परम शून्य। क्या कहा गया था, परम शून्य। नेक्स्ट है निम्न में से किस ताप स्केल पर तापकरण ऋणात्मक नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। अभी मैंने ऐसा क्वेश्चन देखो पीछे आया हुआ क्वेश्चन था, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, उसको बस लैंग्वेज इसकी क्या कर ली, थोड़ी सी अपने चेंज कर ली। क्वेश्चन वही है, यानी पहला जो क्वेश्चन हमने पढ़ा, पहला क्वेश्चन जो हमने पढ़ा था वही क्वेश्चन है, देखें ध्यान से। तो कौन सा था, केल्विन जो है वो ऋणात्मक नहीं होता है। उसमें हमने आंकड़े ले लिए थे, यानी कि प्रश्न आया हुआ था वो तो आंकड़े दे दिए थे, यहां अपने डायरेक्ट नाम ले लिए। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है तापमापी का मानकीकरण किया जाता है, मानकीकरण किया जाता है। तो मानकीकरण जॉली
थर्मामीटर द्वारा किया जाता है, या फिर प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी द्वारा किया जाता है, या ताप विद्युत युग्म तापमापी द्वारा किया जाता है, या फिर गैस तापमापी द्वारा किया जाता है, या फिर गैस तापमापी द्वारा किया जाता है। इनमें से कौन सा है ये बताना है अपने को। तो कौन सा था? गैस तापमापी द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? गैस तापमापी द्वारा किया जाता है। मरकरी तापमापी का उपयोग किस तापमापन तक किया जा सकता है? मरकरी तापमापी एक और होती है जो ताप मापने की काम आती है, ताप मापने की काम आती है, जो उच्च तापमान होते हैं उनको मापने के काम में आती है। तो ये कहां तक माप सकती है ये बताना है, ये कहां तक माप सकती है। तो आपने देखा था 360 डिग्री सेल्सियस तक ये क्या कर सकती है? मापन कर सकती है। कितने तक है? 360 डिग्री तक। नेक्स्ट देखें, बर्फ का गलनांक जो है दाब बढ़ाने पर बढ़ता है, दाब घटाने पर घटता है, दाब पर निर्भर नहीं है, दाब के अनुक्रमानुपाती है, दाब के अनुक्रमानुपाती है। ये कौन सा है इनमें से ये बताना है। तो याद रखें, दाब घटाने पर घटता है, दाब घटाने पर क्या होता है? घटता है। याद रखना है, दाब घटाने पर घटता है। नेक्स्ट है, अधिक ऊंचाई पर खुले पात्र में उबालकर चावल पकाना कठिन होता है, क्यों? अधिक ऊंचाई पर खुले पात्र में उबालकर चावल पकाना क्या होता है? कठिन होता है। यह बताना है। कम क्वथनांक उच्च दाब होता है, या उच्च क्वथनांक कम दाब होता है, या कम क्वथनांक और कम ही दाब होता है, या उच्च क्वथनांक और उच्च दाब होता है। कौन सा होता है इसमें से ये बताना है अपने को। कौन सा होता है ये बताना है। तो अपने अच्छे से जानते हैं, ऊपर क्वथनांक भी क्या होता है? कम होता है, और दाब भी क्या होता है? कम होता है। क्वथनांक भी क्या होगा? कम होगा, तब वो उबलेगा नहीं, है ना, जल्दी से। और जो दाब है वो भी क्या होगा? कम होगा। नेक्स्ट देखें, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों? कुकर में अंदर दाब अधिक होने के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, कुकर में अंदर दाब अधिक होने के कारण पानी का क्वथनांक कम हो जाता है, या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर कुकर के अंदर वाष्प जो है वो अधिक होती है, या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर कुकर के अंदर दाब जो है वो अधिक होता है। तो कौन सा ऐसा अधिक है जिसके कारण प्रेशर कुकर में खाना जो है वो जल्दी पक जाता है? तो अपने अच्छे से जानते हैं, कुकर में अंदर का दाब जो होता है वो क्या होता है? अधिक होता है। अंदर का दाब क्या होता है? अधिक होता है। और अधिक होने के कारण पानी का क्वथनांक जो होता है वो बढ़ जाता है। पानी का क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जिस कारण जल्दी पक जाते हैं। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देखें, फारेनहाइट ताप पैमाना और सेल्सियस ताप पैमाना किस ताप पर समान होता है? ये रिपीट हो गया। देखो क्वेश्चन है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड था। क्या था? -40 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर इसका पहले प्रसार होता है, फिर संकुंचन होता है, और पहले संकुंचन होता है फिर प्रसार होता है। समान रूप से प्रसारण होता है या समान रूप से संकुंचन होता है, ये बताना है। बताओ, अच्छे से बताया था इस क्वेश्चन को मैंने थ्योरी के अंदर। थ्योरी में इस क्वेश्चन को अच्छे से बताया था कि क्या होता है। हमने देखा था 0 डिग्री से लेके 4 डिग्री तक घटता है, और उसके बाद बढ़ता है। उसके बाद क्या होता है? प्रसार बढ़ता है। 4 डिग्री के बाद बढ़ता है। तो ये क्या कह रहा है? 0 से 10 के बीच में बताओ, तो पहले क्या होगा? संकुचित होगा, फिर प्रसारित होगा, फिर क्या होगा? प्रसारित होगा। समझ गए? हाँ जी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, बर्फ पिघलने के दौरान बर्फ एवं पानी के मिश्रण का ताप बताना है। बर्फ से अधिक हो जाएगा, बर्फ से कम हो जाएगा, बर्फ एवं पानी का ताप एक हो जाएगा, या कुछ कहना संभव नहीं है, या कुछ कहना संभव नहीं है। इनमें से कौन सा है ये बताना है अपने को, ये बताना है। तो अपने अच्छे से जानते हैं कि जब बर्फ पिघलने के दौरान बर्फ और पानी का जो मिश्रण का जो ताप होता है, वो बर्फ और पानी का जो ताप होता है वो क्या हो जाता है? एक समान हो जाता है। क्या हो जाता है? एक समान हो जाता है। अच्छे से जानते हैं। देखो, ये तो किसी वस्तु द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा निर्भर नहीं करती है। वस्तु के द्रव्यमान पर तो निर्भर करती है, ताप पर भी करती है, पदार्थ की प्रकृति पर भी करती है, आयतन पर निर्भर नहीं करती है। ये भी रिपीट हो गया। देखो क्वेश्चन पीछे हमने देखा था, आया हुआ क्वेश्चन था। हाँ जी। नेक्स्ट देखें, ठोस वस्तु को उष्मा देने पर उनके अणुओं का कंपन आयाम बढ़ जाता है
अणु भारी हो जाते हैं, अणु हल्के हो जाते हैं, ऊर्जा घट जाती है। कौन सा है इनमें से ये बताना है, कौन सा है इनमें से ये बताना है अपने को। तो अपने अच्छे से जानते हैं कि जैसी ठोस वस्तु है उसको उष्मा देंगे तो उसका आयाम जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आयाम जो होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ओके, हाँ जी। 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा कहते हैं गुप्त उष्मा, विशिष्ट उष्मा, वाष्पन की गुप्त उष्मा या फिर गलन की गुप्त उष्मा। कौन सी कहते हैं, कौन सी कहते हैं, याद करें। हमने क्या परिभाषा है, किसकी परिभाषा है, विशिष्ट उष्मा की परिभाषा है। थ्योरी में मैंने इसको अच्छे से समझा रखा है, थ्योरी में इसको अच्छे से समझा रखा है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देख लें, शुष्क बर्फ जो है, ड्राई आइस, जिसे बर्फ घन है या सोडियम क्लोराइड है या द्रवित नाइट्रोजन है या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या होती है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, अच्छे से जानते हैं। कैलोरी मापी जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, कांच के, धातु के, लकड़ी के या ए और सी के। इसमें से कौन सा है, इसमें से कौन सा है ये बताना है अपने को। तो अपने अच्छे से जानते हैं कैलोरी मापी जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, धातु के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, धातु के बने होते हैं। नेक्स्ट है पानी का त्रिक बिंदु, ये फिर रिपीट हो गया, पानी का त्रिक बिंदु। पानी का त्रिक बिंदु, पानी का त्रिक बिंदु था अपने पास 273.16 केल्विन, 273.15 था, 16 नहीं था। अगर सारों में 16 दे रखा है तो आप यही लिखेंगे, देखो 16 दे रखा है तो 16 मान सकते हैं, लेकिन ये वास्तव में होता कितना है, 273.15 होता है, 273.15 होता है, ध्यान रखना है कितना होता है, 273.15 होता है। ओके, एक बंद कमरे में पानी का छिड़काव ताप कम कर देता है। क्यों, पानी का ताप कमरे के ताप के कम होता है, या फिर पानी का विशिष्ट उष्मा अधिक होती है, पानी की वाष्पन की गुप्त उष्मा अधिक होती है, या पानी उष्मा का कुचालक होता है। कौन सा है इसमें से, कौन सा है इसमें से। हमने देखा था पानी की जो वाष्पन की गुप्त उष्मा होती है, पानी की जो वाष्पन की जो गुप्त उष्मा है ये क्या होती है, अधिक होती है, यानी कि ज्यादा होती है, और ज्यादा होने के कारण क्या हो जाता है, वो गर्म कर देता है। हाँ जी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी विशिष्ट उष्मा अधिक होती है, जल की, अल्कोहल की, ग्लिसरीन की या फिर तेल की। इनमें से कौन सा ऐसा है जिसकी विशिष्ट उष्मा अधिक होती है, जिसकी विशिष्ट उष्मा अधिक होती है। तो अपने अच्छे से जानते हैं जल की विशिष्ट उष्मा अधिक होती है, जल की क्या होती है, विशिष्ट उष्मा अधिक होती है, याद रखना है। किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण, संघनन, हिमीकरण या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। कौन, किसकी परिभाषा है, वाष्पीकरण की। किसकी परिभाषा है, वाष्पीकरण की। तो परिभाषा देकर भी आपसे प्रश्न किया जा सकता है। नेक्स्ट देखें, एक द्रव बूंद की प्रवृत्ति गोल आकार लेने की है, गोल आकार लेने की प्रवृत्ति है, जिसका कारण है पृष्ठ तनाव, शान बल, गुरुत्वीय बल, प्रत्यास्था बल। तो कौन सा इसमें, देखो ये टॉपिक भी हमने कर रखा है, वहां से ये क्वेश्चन जो है, यानी कि क्वेश्चन जो है उस टॉपिक का है, इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए यहां ले लिया, यहां इस क्वेश्चन को अपने ले लिया। तो अपने अच्छे से जानते हैं किसके कारण होता है, पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार हो जाता है। वह थर्मामीटर जो 200 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त हो, गैस थर्मामीटर, पारे का थर्मामीटर, पूर्ण विकिरण पाइरोमीटर या वाष्प दाब थर्मामीटर, इनमें से कौन सा है जो 200 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त हो। कौन सा है, 200 डिग्री को मापने के उपयुक्त होता है, तो वो कौन सा था, पूर्ण विकिरण पाइरोमीटर। कौन सा था, पूर्ण विकिरण पाइरोमीटर था, याद करें। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देखें, एक विशेष दिन के समय चूरू 48 डिग्री सेंटीग्रेड पर, शिमला 24 डिग्री तापमान पर था। सभी रूपों में समान धातु के 2 प्यालों में पानी चूरू में 95 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, शिमला में 71 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा गया। दोनों में से कौन सा प्याला कमरे के तापमान पर पहले पहुंचेगा, जिसका ज्यादा तापमान है वो पहले पहुंचेगा, जिसका तापमान ज्यादा है वो पहले पहुंचेगा। तो तापमान किसका ज्यादा है, चूरू का ज्यादा है, तो चूरू वाला पहले पहुंच जाएगा, चूरू वाला पहले पहुंच जाएगा। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है, क्यों शीतकाल की तुलना में ग्रीष्म काल में अधिक मछलियां मरती है, खाने की कमी के कारण, आविश के सांद्रण के कारण,
ऑक्सीजन के अपक्षय के कारण, यानी कि ऑक्सीजन का जो अपक्षय हो रहा है उसके कारण, या फिर रोग के फैलने के कारण। किसके कारण ऐसा होता है, किसके कारण ऐसा होता है ये बताना है। किसके कारण होता है ऐसा, हमने अच्छे से देखा था कि ये ऑक्सीजन के अपक्षय के कारण होता है। ये टॉपिक भी अपना कर रखा था, इसलिए वहां से जुड़ा हुआ है इस टॉपिक के साथ, इसलिए ये क्वेश्चन भी हमने वहां से ले लिया। मिट्टी के घड़े में पानी का ठंडा होना निर्भर करता है बाह्य ताप पर, वायुमंडलीय आर्द्रता पर, वायु पर, या इन सभी पर, या फिर इन सभी पर। तो कौन सा था, बाह्य ताप पर भी निर्भर करता है। देखो बाह्य ताप पर भी निर्भर करता है, ताप अधिक होगा तो ठंडा कम होगा। वायुमंडलीय आर्द्रता पर भी निर्भर करता है, वायु पर भी निर्भर करता है, तो इन सारों पर निर्भर करता है। अच्छे से जानते हैं ये, देखो है ना, सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखें, किस ताप पर फारेनहाइट तापमापी का पाठ्यांक सेल्सियस तापमापी के पाठ्यांक का दोगुना होता है, दोगुना हो जाता है, वो कौन सा था, दोगुना हो जाता है वो कौन सा था। तो आप निकाल भी सकते हैं, देखो आप जो निकाल भी सकते हैं सेल्सियस और जो फारेनहाइट वाला है, मैंने आपको निकाल के बता रखा है थ्योरी में कैसे निकालेंगे। दोनों बराबर है, कौन कौन से टेम्परेचर के बराबर होते हैं ये मैंने वहां दिखा रखा है, तो वहां से आप इसको अच्छे से कर भी सकते हैं, या फिर सीधा याद रख सकते हैं किसके बराबर होता है, यानी कि दोगुना हो जाता है सेल्सियस के कितने के 160 डिग्री सेल्सियस के क्या हो जाता है, ये दोगुना हो जाएगा। किसके 160 डिग्री सेल्सियस आने पर फारेनहाइट का तापमान जो है वो दोगुना हो जाएगा। ओके हाँ जी। नेक्स्ट देखें, नलकूप का पानी सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा क्यों होता है। पृथ्वी के अंदर गैसों के कारण पानी के अपेक्षाकृत गर्म होता है। सर्दियों में भूगर्भ से निकलने वाले पानी के तापमान की तुलना में बाहर का तापमान अधिक निम्न और गर्मियों में इसके विपरीत होता है। या फिर भूमि के अंदर का तापमान बाहर के तापमान के विपरीत होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो कौन सा था, कौन सा था, हमने अच्छे से पढ़ा था, कौन सा था, सर्दियों में भूगर्भ से निकलने वाले पानी के तापमान की तुलना में बाहर का तापमान अधिक निम्न होता है। क्या होता है, अधिक निम्न होता है, और गर्मियों में क्या होता है, उच्च होता है, इसके कारण ऐसा होता है। ओके हाँ जी। नेक्स्ट देखें, यदि किसी बंद बर्तन में भरी वायु गैस को गर्म किया जाए तो गैस का दाब बढ़ जाता है, क्यों। गैस के अणुओं के द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है, गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और वे बर्तन की दीवारों से जल्दी जल्दी टकराते हैं, या फिर अणु दीवारों के संपर्क में बहुत कम आते हैं। बर्तन की दीवारों से टकराने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा में कमी आ जाती है। तो कौन सा इसमें से है, कौन सा है इसमें से जो गैस का दाब जो है वो बढ़ जाता है, गैस का दाब जो है वो बढ़ जाता है। किसके कारण ऐसा होता है, जिसके कारण इनका जो दाब है वो बढ़ जाता है। तो अपने अच्छे से जानते हैं, गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और वे बर्तन की दीवारों से क्या करने लगेंगे, टकरा जाएंगे, और जल्दी जल्दी टकराएंगे तो उनका दाब जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये सिंपल सा क्वेश्चन। वायु पंप हवा भरने के बाद गर्म क्यों हो जाता है। वायु के संपीड़न के कारण उष्मा उत्पन्न होती है। हवा भरने वाले हत्थे और पाइप के घर्षण से जब वायु नोजल को छोड़ती है तो वह पाइप में अपनी उष्मा छोड़ देती है, या फिर इनमें से कोई नहीं है, या इनमें से कोई नहीं है। तो अपने अच्छे से जानते हैं, वायु के संपीड़न के कारण उष्मा उत्पन्न होती है। वायु के संपीड़न के कारण क्या होती है, उष्मा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। कौन सा ऐसा तत्व है जो प्रकृति में बहुतायत रूप में मिलता है। तो बहुतायत रूप में कौन सा मिलता है, हाइड्रोजन। कौन सा मिलता है, हाइड्रोजन। तो ये था बच्चों इसे ताप और उष्मा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न, जो पीछे की परीक्षाओं में भी पूछे गए प्रश्न, उनके ऊपर भी हमने चर्चा की। साथ ही जो आने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उन प्रश्नों के ऊपर भी हमने चर्चा की है, और इससे जुड़े हुए प्रश्न आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। आपने थ्योरी को अच्छे से कवर करना है। थ्योरी को आपने कवर करने के लिए आप प्ले लिस्ट में जाके थ्योरी वाली क्लास जो है, 2 क्लासें हैं, ताप की अलग है और उष्मा की क्लास जो है आपको अलग दे रखी है। वहां आप उस थ्योरी वाली क्लास को अच्छे से कवर करके फिर आप इसके सेट लगाएं, और आपके जो क्वेश्चन ताप और उष्मा से मिलने वाले हैं वो एक भी गलत नहीं होगा। इसमें जो थ्योरी वाली क्लास में उसमें इतना ही बताया मैंने जितना एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको बार बार
पूछा जाता है उतना ही बता रखा है, तो आप वहां से अपनी थ्योरी को कवर कर सकते हैं। और साथ ही अपने दोस्तों को इस क्लास को जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक जरूर करें, जिससे हमें थोड़ा ऐसा मिलता है भी हाँ चलो हमारा जो पढ़ाया हुआ है वो कुछ पढ़ने वाले तक पहुंच रहा है। तो ये काम जरूर किया करें आप। तो मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।